दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हिम्मत सिंह बेसबब प्रोग्राम के लिए और बेसबब आर्किटेक्ट इंडिया का एक छोटी सी पहल है जिसमें हम चर्चा करते हैं तमाम विषयों पे बेसबब बिना किसी मतलब के, लेकिन इन बिना मतलब के भी बहुत सारे मतलब की चीज़ें निकल के आ जाती हैं। साथ ही एक उन तमाम विषयों पर भी हम चर्चा करते हैं जो शायद सामने दिख रहा होता है, उसके पीछे के क्या कारण हैं तो उनकी तहकीकात हम करते हैं। जो सामने दिख रहा है उसका क्या असली, उसकी जड़ कहाँ है, उसकी ओर भी हम थोड़ी झांकने की कोशिश करते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है बेसबब के इस एपिसोड में, जहां हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ राजनीतिक हलचलों पे। और वो हलचल जो एक तरह से दबा दी जाती है या बताई जाती है कि इसका कारण ये है, फला व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में खास करके जिस तरह से तमाम नेता यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आने जाने का सिलसिला जारी है, इस पे हम बात करेंगे। और नेट गेन किसको हो रहा है, एक तो सीटों का गेन किसको हो रहा है, सीटों का फ़ायदा किसको हो रहा है, एक लॉन्ग टर्म में जो राजनीतिक फ़ायदा है वो किसको हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक जो सबसे ज़्यादा प्रमुखता के साथ एक चेहरा उभर के आया था वो था मुलायम सिंह यादव की पुत्र बधू, जिसको हमारे पूर्वांचल में पतोहू बोलते हैं, पतोही। उनका बीजेपी में जाना, उनका जो जाने का है अपर्णा यादव का, उस पे चर्चा यही हो रही थी कि वो उनका जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है, उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उस पे शायद पार्टी ज़्यादा जोर नहीं दे रही थी और वो परिवार के आपसी कलह की वजह से वहाँ गई हैं। लेकिन बाद के सूत्रों ने बताया कि उनका जो रुझान है या राजनीतिक समझ है या सामाजिक चेतना है, वो कहीं ना कहीं वही वर्णवादी व्यवस्था वाली सोच है, समझ है, और वो बार बार उजागर होता रहा है, जिसको लेके समाजवादी पार्टी हमेशा एक पसोपेश में रही कि किया जाए तो क्या किया जाए। तो लेकिन अब इसके पीछे की कुछ कहानियों पे हमको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। जोर इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि दो राजनीति का मतलब केवल और केवल और विधानसभा या लोकसभा चुनावों तक सीमित कर देना और उसी को ही राजनीति समझ लेना, ये कहाँ तक उपयुक्त है। दूसरा कि राजनीति में जो भी राजनीति है जो चल रही है, उसमें केवल और केवल लोकसभा या विधानसभा चुनाव में ही अपनी बात कह पाने की क्षमता या देख लेने की जो एक पूरी कवायद होती है, केवल वही प्लेटफार्म क्यों बचता है। बीच में कोई मैनेजमेंट, कोई ऐसा कोई सिस्टम बन पाता है कि नहीं बन पाता है, ये हमें देखना है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके अंदर की जो डेमोक्रेटिक स्पेस है वो कितना बचा हुआ है, वो कितना कारगर है, और वो कितना अपने अंतिम पायदान के कार्यकर्ता, मेंबर या नेता की बात को तवज्जो दे पाता है कि नहीं दे पाता है, ये एक मैनेजमेंट का मसला है जो अमूमन वो सभी पार्टियों में गायब है। एक बड़ा कोई ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई कॉकस काम करता है
जो वही केवल और केवल वही निर्णय ले सकता है। बाकियों के किसी भी आकांक्षा को, बाकियों के किसी भी मत को उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तब ऐसे में इस तरह की चीज़ें उभर के आती हैं। लेकिन अब आते हैं, सवाल है अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने का, और बीजेपी से बहुत सारे ओबीसी के नेताओं का वापस सपा के साथ आने का या अपने परिवार में आने का एक सिलसिला जब से स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद में भूल गया, स्वामी प्रसाद मौर्य के वहाँ से निकलने और निकलने के बाद बहुत सारे नेताओं का वहाँ से निकलना, मंत्रियों का निकलना, विधायकों का निकलना, एक लंबी फहरिस्त है। तो इसको कैसे समझा जाए? इसको क्या केवल ये समझ लिया जाए कि इनको टिकट नहीं मिल रहा था, इनके परिवार को टिकट नहीं मिल रहा था, या परिवार वालों को नहीं मिल रहा था, इसलिए ये वापस वहाँ से यहाँ आ गए हैं? या कहीं ना कहीं वो जो मैंने पहले बताया था कि ऐसे नेताओं को अपने वोट के लिए या अपनी सत्ता के लिए एक मोहरे के रूप में उपयोग तो कर लिया जाता है, लेकिन जब वो मोहरा अपनी हैसियत में आता है, अपनी बात अपनी औकात में आता है, तब उसको एक उनका रास्ता दिखा दिया जाता है, और अंत में जाते जाते उसको वापस फिर वहीं आके जहाँ से वो यात्रा शुरू की होती है फिर वहीं आना पड़ता है। लेकिन अपर्णा यादव के केस में एकदम अलग है। अपर्णा यादव के बारे में पता चला कि वो सवर्णों के जमात से आती हैं। कोई भी कहीं किसी के साथ शादी कर सकता है, प्यार कर सकता है, मोहब्बत कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, यह होना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आप जिसके साथ जाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, उसकी जो वैचारिक जो समझ है, उसके साथ रिश्ता बन पाता है कि नहीं बन पाता है। वो कई बार बन भी पाता है, कई बार नहीं बन पाता है। कहीं वो ठसक, कहीं वो जो सवर्ण होने का जो अभिमान है, और उस अभिमान की वजह से जिस तरह के वो बयान देती रही हैं, जिस तरह के रिश्ते उनका रहा अजय बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ के साथ, या बीजेपी के आला जो मंत्री हैं या नेता हैं, उनके प्रति जो उनकी वफादारी थी वो बीच बीच में दिखाई देती रही है, जिस पे बहुत सारे सवाल सपा पे उठते रहे। आज वो अपने पूरी वैचारिकी के साथ वो बीजेपी में चली गई हैं। ये तो एक चीज़ है, लेकिन क्या इससे जो सब बीजेपी है या आरएसएस है, वो कितना फौरी तौर पे उसको गेन होगा, उसको लाभ होगा, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन वैचारिक रूप से बीजेपी जिस वैचारिकी के साथ खड़ी है, जिस हिंदुत्व पे वो खड़ी है, सवाल पे खड़ी है, या जिस उसके फासिस्टिक जो एजेंडे के साथ वो काम कर रही है, जिसमें सारा कुछ तबाह कर दिया गया है, जो यहाँ के वंचित शोषित समाज के लिए थोड़ा सा भी वेलफेयर स्टेट के लिए जो काम हो पाता था, उसको वहाँ से बेदखल कर दिया गया है। आर्थिक रूप से बेदखल कर दिया गया है, सामाजिक रूप से कोशिश हो रही है उसको बेदखल करने के लिए, राजनीतिक रूप से बेदखल करने की पूरी कोशिश हो रही है। इस बेदखली में वो जिस एजेंडे के साथ काम कर रही है, उसमें कहीं न कहीं वो अपने एजेंडे को उन समूहों में, जो एक तरह से अलग थलग पड़े हुए समूह हुआ करते थे, उसके खिलाफ खड़े होने वाले समूह थे, उन समूहों में भी अपनी स्वीकृति वो बना चुकी है। और जो पार्टियां या जो विचारक या जो इंटेलेक्चुअल्स
जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक बड़े वैकल्पिक जिसको हम कह सकते हैं कि एक बहुजन विकल्प। बहुजन विकल्प का मतलब केवल सत्ता में काबिज होने का ही नहीं है। वो विकल्प का मतलब है आप राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी एक विकल्प दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। इस दिशा में अभी शायद कोई भी पार्टी अभी इस दिशा में सोच नहीं पा रही है, और जब तक सोचेंगे नहीं तब तक ये धीरे धीरे हमारे ही समाज को, हमारे जो वंचित समाज है उसी को खोखला करते रहेंगे, और उनके घर में 5 साल पे जाके एक बार खाना खा के उनके दरिद्रता का, उनकी गरीबी का मजाक भी उड़ाते रहेंगे। तो सवाल यही है कि फाइनली इस पूरे मसले पे आज बीजेपी या आरएसएस अपने एजेंडे पे 2 कदम आगे बढ़े हैं। भले उसको सीट के स्तर पे कुछ नुकसान भले दिखाई दे, भले उसके फौरी तौर पे वो सत्ता में ना रहे, तो भी वो एक समाज में स्वीकृति, ऐसे समाज में स्वीकृति बना चुकी है जिस समाज में के खिलाफ वो खड़ी हो जाती है, जिस समाज के खिलाफ वो खड़ी हो जाती है। खड़ी इन द सेंस कि उनके तमाम साधन संसाधन या अधिकारों को धीरे धीरे किसी न किसी रूप में वो ख़त्म करती चली जाती है। और जो वंचित शोषित समाज के जो प्रवक्ता है या फिलॉसफी है या संस्कृति है, उसको वो ख़त्म करके अपनी जो वर्चस्ववादी संस्कृति है उसको वो थोपती चली जाती है। तो ऐसे में इन तमाम पार्टियों को, इन दलों को, इन विचारकों को जो इस फासिस्टिक एजेंडे के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनको फिर से बैठ के सोचना चाहिए कि क्या अल्टरनेटिव, क्या वैकल्पिक हमारे पास योजना है, क्या परियोजना है, उसको कैसे लागू करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव नेचर का पूरा एक समावेशी जो पार्टी होनी चाहिए, उन तमाम शोषित वंचित तबके की एक आवाज़ बन पाए, उस दिशा में क्या बढ़ पा रहे हैं कि नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी तो जो स्थिति है उसमें अभी मतलब कोई उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही है। आने वाले समय में शायद इस दिशा में कोई काम हो। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम किसी दूसरे विषय पे आपके साथ हाजिर होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड यदि अच्छा लगता है तो कोई कमेंट करें, और दूसरा कि इस चैनल को, आर्किटेक्ट इंडिया के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और खुशी होगी। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।